नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट बाजार की। हाँ, भारत और दुनिया भर में क्या चल रहा है इस पर। बिल्कुल, खास तौर पे 27 जुलाई 2025 तक के जो ताज़ा आंकड़े और खबरें हैं उन पे। जी, हमारे पास कई सारे स्रोत हैं आज, और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से काम की बातें निकाल कर समझे कि आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल। देखते हैं क्या रुझान है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत से। एक दिलचस्प बात ये सामने आई है कि महंगे घरों की बिक्री, मतलब प्रीमियम घरों की बिक्री जोरों पर है। अच्छा। हाँ, इस साल के पहले 6 महीनों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों का हिस्सा कुल बिक्री में बढ़कर 62% हो गया है। 62%, ये तो काफी ज्यादा है। पिछले साल इसी समय ये 51% था। तो साफ दिख रहा है कि लग्जरी सेगमेंट की मांग तेज है। हाँ, और ये 60% का आंकड़ा वाकई मतलब चौंकाने वाला तो है, लेकिन इसमें एक और पेच है। क्या? में एक जैसा नहीं है। जून में अगर पिछले साल से तुलना करें तो कुल मांग करीब 2% बढ़ी। ये भी बड़ी बात है, 12 महीनों में पहली बार बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, ओवरऑल 2% ऊपर। हाँ, लेकिन शहरों में बहुत फर्क है। देखिए, गुरुग्राम +68%, चेन्नई +24% और हैदराबाद +15% में तो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। जबकि मुंबई रीजन -29%, पुणे -27% और बैंगलोर -6% में मांग गिरी है। ओह, तो काफी मिला जुला रुझान है शहरों में। अच्छा, ये तो मांग की बात हुई। कीमतों का क्या, वो कैसी चल रही हैं? कीमतें वो तो ज्यादातर ऊपर ही जा रही हैं। जून में सालाना मतलब पिछले साल के जून से करीब 20% की बढ़ोतरी देखी गई। 20%? हाँ, और इसमें भी गुरुग्राम सबसे आगे। वहाँ दाम 40% बढ़ गए। बाप रे, 40%? जी, उसके बाद चेन्नई +21% और बैंगलोर +14 का नंबर आता है। तो मजे की बात यह है कि कुछ शहरों में मांग घटी है, लेकिन कीमतें फिर भी बढ़ी हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। सप्लाई का कुछ चक्कर होगा शायद। हो सकता है। अच्छा, घरों से हटकर जरा कमर्शियल साइड और सरकारी नियमों की तरफ देखें। कुछ सुनने में आया है कि जमीन रजिस्ट्रेशन में कुछ बदलाव हो रहा है। हाँ बिल्कुल, सरकार एक नया रजिस्ट्रेशन बिल 2025 ला रही है। अच्छा। इसका मेन मकसद है जो पुराना हाथ से काम होता था ना रजिस्ट्रेशन का, उसको पूरी तरह डिजिटल करना है। मतलब सब ऑनलाइन? हाँ, उम्मीद यही है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, काम तेजी से होगा, शायद प्रॉपर्टी खरीदना बेचना थोड़ा आसान हो जाए। ये तो अच्छी बात है अगर ऐसा हो। और नियमों की सख्ती वो भी बढ़ रही है क्या? मैंने कहीं पढ़ा था भुवनेश्वर में कुछ हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भुवनेश्वर में ओडिशा रेरा मतलब वहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक डेवलपर पर पूरे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। 2 करोड़? हाँ। क्यों? वजह, वो बिना प्रोजेक्ट अप्रूवल और बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के ही ऑनलाइन प्लॉट बेच रहे थे। अरे, और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। करीब 120 एकड़ में 2500 प्लॉट की स्कीम थी। ओह, तो ये तो बड़ा मामला है। हाँ, ये इंडस्ट्री को एक कड़ा संदेश है कि भाई नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। सही बात है, रेगुलेशन जरूरी है। अच्छा, तो नियमों का शिकंजा कस रहा है। इस बीच कमर्शियल स्पेस में भी कुछ चल रहा है। हाँ, इंडस्ट्रियल स्पेस की भी मांग दिख रही है। जैसे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने पुणे के पास करीब 3 लाख वर्ग फुट जगह लीज पर ली है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, इन सेक्टर्स में भी विस्तार हो रहा है। और इन निवेश की बात करें तो एनआरआई आजकल क्या सोच रहे हैं? क्या वो अब भी घर ही खरीदना चाहते हैं? नहीं, यहाँ एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। SBNRI का एक सर्वे आया है। हाँ। उसके मुताबिक अब 52% एनआरआई भारत में घर खरीदने के बजाय कमर्शियल रियल एस्टेट में पैसा लगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मतलब ऑफिस, दुकान, गोदाम, ऐसी चीजों में। ओ, 52%? आधे से ज्यादा। क्यों? उनका मानना है कि इसमें रिटर्न बेहतर है। फिर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से चीजें आसान हुई हैं, पारदर्शिता भी बढ़ी है। ये तो सच में दिलचस्प है। मतलब एनआरआई अब कमर्शियल पर फोकस कर रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और खबर है, शायद रीट्स को लेकर। हाँ बिल्कुल, सत्वा ग्रुप और ब्लैकस्टोन तो बहुत बड़ा नाम है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में। हाँ, वो मिलकर एक नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट की आरटी ला रहे हैं जी। और उन्हें सेबी से मंजूरी भी मिल गई है। 4800 करोड़ का आईपीओ होगा। 4800 करोड़। और ये कब तक आ सकता है? उम्मीद है अगस्त 2025 की शुरुआत में ही आ जाए। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश के नए रास्ते खुल रहे हैं, आम निवेशकों के लिए भी। हाँ, रीट से छोटे निवेशक भी बड़ी प्रॉपर्टीज में हिस्सा ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो भारत की बात हुई। जरा दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी नजर डाल लेते हैं।
अमेरिका में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है, क्या? लैंड बैंकिंग। लैंड बैंकिंग, ये क्या है? इसमें बिल्डर्स क्या कर रहे हैं कि सीधे जमीन खरीदने के बजाय भविष्य में उसे खरीदने का अधिकार, मतलब ऑप्शन ले रहे हैं, अक्सर किसी तीसरी पार्टी के जरिए। अच्छा, मतलब अभी पैसा ब्लॉक नहीं कर रहे। हाँ, काफी हद तक। आंकड़े बताते हैं कि पब्लिक बिल्डर्स अब अपनी 74% जमीन इसी तरह ऑप्शन से कंट्रोल करते हैं। 2017 में ये सिर्फ 36% था। 74%? ये तो बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल, इससे उनका शुरुआती खर्चा कम होता है, बाजार के उतार चढ़ाव का रिस्क भी कम होता है। वो एक तरह से भविष्य के लिए जमीन बैंक कर रहे हैं। वाह, ये तो स्मार्ट तरीका लग रहा है जोखिम कम करने का। और अमेरिका के अलावा कहीं और? दुबई का बाजार तो चमक रहा है। अच्छा, 2025 के पहले 6 महीनों में वहाँ के रियल एस्टेट ब्रोकर्स ने रिकॉर्ड कमाई की है, करीब 3.23 बिलियन दिरहम। रिकॉर्ड कमाई? हाँ, लगता है निवेशकों का भरोसा मजबूत है, सरकार की पॉलिसीज भी सपोर्ट कर रही हैं और डाउनटाउन दुबई, मरीना, बिजनेस बे जैसे इलाकों में खूब तेजी है। तो दुनिया भर में भी काफी कुछ चल रहा है। अच्छा, तो इन सब खबरों और आंकड़ों को समेटें तो भारत में निवेशकों और डेवलपर्स को किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से 2-3 बातें साफ हैं। एक तो प्रीमियम घरों की मांग मजबूत है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, एनआरए आप कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ देख रहे हैं, ये एक बड़ा अवसर हो सकता है डेवलपर्स के लिए। हाँ, ये अहम बदलाव है। और तीसरा है रेगुलेशन। रजिस्ट्रेशन का डिजिटलीकरण हो रहा है, रेरा जैसी संस्थाएं सख्ती बरत रही हैं, तो इंडस्ट्री के लोगों को इन बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। सही कहा, नियमों के साथ चलना होगा। और वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेरिका में ये लैंड बैंकिंग वाली रणनीति और दुबई जैसे बाजारों का प्रदर्शन, ये भी ध्यान में रखने लायक है। बिल्कुल, ये सब दिखाता है कि रियल एस्टेट बाजार कितना गतिशील है, लगातार बदल रहा है। सफल होने के लिए इन बदलावों को समझना और अपनाना जरूरी है। आज की इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। बताइए। जैसे जैसे भारत का रियल एस्टेट और डिजिटल हो रहा है और एनआरआई का पैसा कमर्शियल सेगमेंट में ज्यादा आ रहा है, तो क्या इससे भविष्य में विदेशी और घरेलू निवेशकों के बीच कंपटीशन और बढ़ेगा, खास तौर पे अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेकर? ये सोचने वाली बात है ना?